आज सीखेंगे एपी चैप्टर के दो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है और सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके। सो अलजेब्रा पार्ट में से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एपी, और एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स होंगे इस वीडियो के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n terms. Hello students, I am Jacinta. Let's move on to our today's topic, AP. AP में sum of n terms कैसे find out करते हैं? Let us first understand what is the sum of n terms. Okay? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक बच्चा है जो अपने पिगी बैंक में रोज 5 रुपीज़ का एक कॉइन एक्स्ट्रा डालता है। सपोज वो एक मंथ के किसी मान लेते हैं कि वो मंथ के फर्स्ट डे एक कॉइन डालता है, तो नेक्स्ट डे वो 2 कॉइन डालता है, उसके नेक्स्ट डे वो 3 कॉइन्स डिपॉजिट करता है अपने पिगी बैंक में। तो ऐसे अगर वो कंटिन्यूसली पिगी बैंक में पैसे डालते रहे, तो अगर ये पूछा जाए कि बताओ आफ्टर 12 डेज उसके पास कितने पैसे होंगे, उसके पिगी बैंक में कितने पैसे होंगे आफ्टर 12 डेज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी नो व्हाट इज अवर ए 5 एंड व्हाट इज द डिफरेंस हियर, इट इज द 5 ना। वो कितने दिन तक डाला है ऐसे पैसे, वी कैन ऐड देम 5 + 5 + 5 + 5 12 टाइम्स। अदरवाइज वी कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला for an AP, and from that formula we get Sn equals to n by 2 times 2a plus n minus 1 d. Now in this formula what is Sn? Sn is the sum of n terms. इस एग्जाम्पल में क्या है कि 12 दिन में उसे कितने पैसे जमा कर लिए, तो 12 डेज में कितने पैसे जमा हुए, that will be our Sn. And in place of n what we will write here, कितने टाइम्स जमा किया उसने, 12 days, so here our n is 12. Okay, and difference a हो गया, d हो गया, n हो गया. Now let's put on all the values in this formula. On solving we will get the value. So अब हमें पता है कि 12 दिन में उसने कितने पैसे जमा किए. Okay, now अगर ऐसे ही पूछा जाए बताओ 20 days के बाद कितने होंगे, तो just in place of n we will write 20 and we will get that value. इस फॉर्मूले के दो और भी फॉर्म्स हैं। एक है होता है उसमें लिखते हैं हम लोग Sn equals to n by 2 a plus an. सिंपल इट इज। अगर आपको an पता है, an यानी कि अगर मान लो कि हमारा जो क्वेश्चन था 12 डे वाला है ना, 12 डे में कितने पैसे जमा हुए, अगर मैं बता दूं कि 12th डे कितना रुपए जमा हुआ था, अगर हमें पता है कि 12th डे कितना पैसा जमा हुआ था, दैट इज 812 अगर पता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और हम विल गेट द वैल्यू। दिख रहा है, सेम वैल्यू मिला यहाँ पे भी। अब अगर हम लोग को ये बता दिया जाए कि उस बच्चे ने सिर्फ 30 डेज तक ही पैसे जमा किए हैं, ओनली 30 डेज, ओके, सो इट विल बिकम अ फाइनाइट एपी, एंड फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म को हम लोग कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। ओके, तो अगर मुझे एल पता हो, 30 डेज का अगर मुझे एल पता है, तो मैं उस एल की एन की जगह पे एल पुटअप कर सकती हूँ। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। वन मोर फॉर्मूला आई गेट Sn equals to n by 2 a plus l. अब इस फॉर्मूले में भी सबकी वैल्यूज पुटअप करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ट्राई करना चाहें तो यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स हाउ वी फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वी हैव एन AP जिसका जनरल फॉर्म ऐसा दिखता है, यानी कि एक नंबर होता है और उस नंबर में एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं और हम लोग को न्यू टर्म्स मिलते चले जाते हैं, नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाते हैं। और ऐसे ही अगर AP में n टर्म्स होंगे तो वो AP का जनरल फॉर्म ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे n टर्म्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे n-1 कैसे आता है, क्योंकि जैसे कि ये थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म में अगर ध्यान दें तो ये थर्ड टर्म में d कितना है, 2 है, इसीलिए nth टर्म में कितना होता है, n-1 होता है ना।
AP कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, AP को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग नॉर्मली, ऐसा पूरा डिटेल्ड में नहीं लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 ले लेते हैं, सेकेंड को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वैसे ही A3 A4 A5 टिल AN। तो हमारा AP जो है वो सिंपली ऐसा दिखने लगता है। और इसी के लिए ही वी हैव डिस्कस्ड 3 formulas just now. These are the formulas to find the sum of first n terms. फर्स्ट n terms क्यों होते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एक पर्टिकुलर नंबर तक के सम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। That's why it is called the sum of first n terms, और simply we call it sum of n terms. अब ये जो 3 formulas हैं, इसमें से अगर ध्यान दोगे तो ये जो 2 हैं, ये 2 फॉर्मूले ऑलमोस्ट सिमिलर है। जहाँ भी ये फॉर्मूला यूज़ में आता है वहाँ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस और समझ में आ जाएगा, इन केस यू हैव मिस्ड आवर वीडियोज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक बताऊंगी मैं इसी ही वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज में से यानी कि सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको सीखते हैं, एक आध क्वेश्चन लेते हैं और फॉर्मूलाज को पुटअप करते हैं। ये 2 फॉर्मूलाज को पुटअप करना सीखते हैं। So we are taking a question number 2 from exercise 5.3. Here we have to find the sum of these. अब यहाँ पे इसको पहले चेक कर लेते हैं AP में है कि नहीं। 34 -2 ओके, यानी कि ये AP में है। तो चलो गिवन लिख लेते हैं। What we have here, A है फर्स्ट टर्म 34, डिफरेंस दिख रहा है -2 का, और आखिरी में एक टर्म है। हम लोग को नहीं पता है कि ये कौन से नंबर का टर्म है, इसीलिए इसे हम लोग nth टर्म मान लेंगे। सो वी गॉट an = 4। तो चलो an के फॉर्मूले में ही पुटअप कर देते हैं। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला लेना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वी हैव टू गेट n फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों ही फॉर्मूले जो सम ऑफ n टर्म्स के 3 फॉर्मूले देखें उन तीनों में n है। तो बिना n के वैल्यू के हम लोग सम फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो somehow we have to find, so here we have an, that's why we are putting all the values in the formula of an. तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। an की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू 34 एंड d की वैल्यू -2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। This 10 will go that side, it will become 34 - 10, it will give 24, और बच गया ये। यहाँ से ये जो -2 है ये उस पर, ये पूरा टर्म जो है वो माइनस बन जाएगा, और ये जब उस पर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलो 2 को ट्रांसफ़र करते हैं। 2 उस साइड गया 24 के नीचे, और 1 उस साइड गया, पॉजिटिव बन गया। 24/2 दिस विल गिव 12, 12 + 1 13 मिल गया n। अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं। क्या फाइंड करना था? सम। तो सम के फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अभी। सबकी वैल्यूज़ डाल दिए और वैल्यूज़ डाल के सॉल्व किए तो मिल गया आंसर। यानी कि इसमें हम लोग एक तो पहले फाइंड किए कि कितने टर्म्स थे। वी गॉट 13 टर्म्स। 13 टर्म्स को फिर हम लोग सम के फॉर्मूले पुटअप किए, सो वी गॉट द आंसर 286। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग के पास an था, ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, बट एक मेथड और देखेंगे। इसी को ही हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे an है। तो हम लोग an वाले फॉर्मूले को यूज़ करके देखते हैं। कि हम लोग को क्या वैल्यू मिलती है। सो लेट्स पुट ऑल दिस वैल्यू इन द सेकेंड फॉर्मूला। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। अब इस सेकेंड फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज़ पुटअप कर दिए। छोटा सा इक्वेशन बना, फॉर्मूला भी छोटा था। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द सेम आंसर। पहले से और जल्दी सॉल्व हो गया। ये सॉल्यूशन फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में शॉर्ट है। शॉर्ट है डैट मीन्स हम लोग को 1 या 2 लाइन कम लिखने पड़े। कम लिखना पड़ा तो अगर एग्ज़ाम में लिख रहे होते तो डेफिनेटली 2 लाइन लिखने का और कैलकुलेट करने का टाइम बच जाता। और टाइम बचना मतलब इट विल ऑलमोस्ट
30 to 40 सेकेंड्स तो कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स बच गए होते। अब 30 to 40 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि बहुत से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 30 या 40 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। हर क्वेश्चन को तो ऐसे शॉर्ट में सॉल्व नहीं कर सकते, बट जिनको सॉल्व कर सकते हैं उन्हें अगर हम लोग ऐसे ही स्मार्टली बिना कुछ कम किए पूरे मार्क्स भी मिले और मेथड भी पूरा सही हो, बट थोड़ा शॉर्ट में अगर हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ने कुछ भी कमी नहीं की है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो ऐसे अगर सॉल्यूशन बना सकते हैं एग्जाम में तो हम लोग के कुछ टाइम बच जाते हैं। और वो जो बचे हुए टाइम होते हैं वो लास्ट में क्रॉस चेक करने के लिए 5-10 मिनट्स दे देते हैं, एंड दैट क्रॉस चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 3 आवर्स के लास्ट की जो 5-10 मिनट्स होते हैं उसमें आपके पास टाइम बचना चाहिए कि आप क्रॉस चेक कर सको। एग्ज़ाम में हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, तो वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस चेक करने का टाइम होना चाहिए। और यही ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टाइम बचा के देते हैं लास्ट में क्रॉस चेक करने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा अलग है, बुक में बहुत शॉर्ट में इसे बताया हुआ है, जस्ट इन अ पैराग्राफ इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो ये रहा हमारा एक एपी, और उस एपी में अगर बोलें कि फाइंड द सम ऑफ वन टर्म, तो एक टर्म का सम तो नंबर खुद ही होगा, डेट इज़ S1 क्या होगा, A1 होगा। अब अगर बोला जाए 2 टर्म्स का सम कितना होगा, A1 प्लस A2। अब यहाँ पे A1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A1 की जगह पे S1 लिख सकते हैं, तो लिख दिए A1 की जगह पे S1 लिख दिए, तो ये एक फॉर्मूला जैसा बन गया। सेम ऐसे ही अगर S3 फाइंड करना होता तो ये मिलता है A1 प्लस A2 प्लस A3 करने से, और A1 प्लस A2 के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग S2, तो लिख दिए S2 प्लस A3। सेम ऐसे S4 मिल सकता है। और ऐसे ही अगर Sn की बात करें, यानी कि अगर nth टर्म के लिए अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो व्हाट वी विल फाइंड कि Sn कैसे मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते An तक को प्लस करना होगा, है ना। और An के एक पहले वाले टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं An-1 के साथ, ये हो गया। अब ये ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे ये दिख रहा था S4, दिख रहा है S4, यहाँ पे लिखा है 4, और यहाँ पे क्या मिला 4 - 1 यानी कि 3, और फिर यहाँ पे मिला A4। सेम ऐसे ही nth टर्म के लिए अगर लिखें तो वी कैन राइट Sn, फिर यहाँ पे आ जाएगा n-1, और फिर A के साथ में आएगा n, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से An का एक नया फॉर्मूला मिल जाता है, ये मिल गया एक An का नया फॉर्मूला। अब यहाँ पे n और Sn की वैल्यूज़ पुटअप करके हम लोग n और Sn की वैल्यू पुटअप करके अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप अगर अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। ये वीडियोस मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्हें मैथ्स या साइंस पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैथ्स साइंस बहुत आसान है, और इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस वीडियोस में। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, प्लान आउट करने में, फिर उसे प्रिपेयर करने में और फिर एडिट करने में। सो इतने सब मेहनत के बाद ये वीडियो रिलीज़ होती है, ये तब जाके वीडियो पब्लिश कर पाती हूँ। सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द लास्ट एक्सरसाइज। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन के अंदर डले हुए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हियर वी हैव if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, यानी कि sum of n terms Sn दिया हुआ है, okay, Sn equals to 4n minus n square. What we have to find, what is the first term? फर्स्ट टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म हम लोग क्या फाइंड किए थे, A1 जो कि S1 के इक्वल था। अब S1 कैसे मिलेगा, S1 इसी फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन मिल रहा है, अब इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ लिख देंगे
1। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ लिख दिए 1, सॉल्व किए, S1 की वैल्यू मिल गई जो कि है हमारा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म के साथ में ब्रैकेट में लिख दिया था, हिंट दे दिया था डेट इज़ S1 करके, बट एग्जाम्स में हिंट्स नहीं आते हैं, तो हिंट्स के भरोसे में एग्जाम में नहीं जाना है, अपने दम पे जाएंगे अपन, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 फाइंड करना है। तो S2 के लिए फिर वैसे ही किए, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 2 पुटअप कर दिए, ये वैल्यू मिल गई ना। आगे व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म मतलब A2, और A2 के लिए क्या कर सकते हैं, यहीं से फॉर्मूला को सॉल्व किए। यहाँ पे क्या दिख रहा था, S2 इक्वल्स टू दिख रहा था S1 प्लस A2, इसी को सॉल्व किए तो क्या मिला, A2 किसके इक्वल मिल रहा है, S2 माइनस S1 के। तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1, या इसको यहाँ से भी बोल सकते हो कि इस फॉर्मूले से मिला करके ही बोल सकते हैं। ये वैल्यूज़ हो गई, S2 की वैल्यू और S1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 में से 3 गया, बचा 1। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मीन्स A3 वी हैव टू फाइंड। A3 क्या होगा, S3 माइनस S2, यहाँ पे S3 और S2 की वैल्यूज़ को पुटअप करना होगा। ये हो गया S3 माइनस S2, S2 तो हम लोग के पास था यहाँ पे, S2 4 मिला था तो यहाँ पे 4 लिख दिया, इसको सॉल्व किए, क्या मिल गया 0, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो है 0। और पूछा है 10th टर्म, 10th टर्म भी फाइंड करना है और nth टर्म भी। चलो पहले 10th टर्म के लिए लिख लेते हैं, 10th के लिए हो जाएगा S10 माइनस S9, ये हो गई वैल्यू S10 की, और माइनस की उसमें से S9 की वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू मिल गई थर्ड टर्म की, सॉरी 10th टर्म की, और लास्ट में फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म मतलब तो हमारा यही वाला फॉर्मूला की बात हो रही है, तो निकाल लेते हैं nth टर्म के लिए। तो यहाँ पे Sn की जगह पे तो सेम n की जगह पे n ही पुटअप करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है n-1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ लिखेंगे n-1, n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, सॉल्व होगा, ये आ गया आंसर। डेट्स हाउ वी गेट द आंसर्स। सो क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स थे। पहला पूछा था उसने फर्स्ट टर्म, देन सम ऑफ टू टर्म्स, देन सेकेंड टर्म, third term, 10th term and the nth term. So that's how we get all the values, और ये भी एक नया फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। So that's all for today's video. Keep learning, keep growing. जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से यहाँ जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो अच्छे आएंगे आपको पता चल जाएगा। इवन आपके लाइक्स और कमेंट्स का हमें इंतज़ार होगा, तो कोशिश करेंगे कि अगली बार और अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आए और कुछ बेहतरीन और कुछ नई चीज़ें सीख के जाए। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।